हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आई होप आप सबका केमिकल इंजीनियरिंग में जो गेट का पेपर हुआ है रिसेंटली, वो आप सबका अच्छा हुआ होगा। अगर अच्छा नहीं भी है तो भी कोई ज़्यादा वरी की बात नहीं। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम हैं, उनकी प्रिपरेशन कीजिए। तो आज का जो ये वीडियो है आपके लिए बेसिकली हम सेपरेट वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं जो अभी एग्जाम हुआ है उसके लिए। तो आज का जो सेशन है वो पीडीसी में जो क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के लिए, वो ये वीडियो में सारे क्वेश्चंस आपको विद डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे। आने वाली हर एक वीडियोस में ऐसे ही आपको सब्जेक्ट वाइज जो है गेट में जो भी क्वेश्चंस आए आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो आई होप ये स्टार्ट हमारा आपको अच्छा लगेगा और आपको एक मतलब एक पर्टिकुलर एक वीडियो में सारे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज आपको बेसिकली डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, बस इसी सोच के साथ हम ये चीज कर रहे हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं मेरा पहला क्वेश्चन लेके कि मेरा पहला क्वेश्चन है ए प्रोसेस हैज अ ट्रांसफर फंक्शन कि मुझे प्रोसेस ट्रांसफर फंक्शन मुझे गिवन है दिस एंड इनिशियली बोला है द प्रोसेस इज एट इनिशियली स्टडी स्टेट। और स्टडी स्टेट की जो है मुझे वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट्स की, जो आपका इनपुट है वो 0.4 पे है और जो आपका आउटपुट है वो मेरा 100 पे है इनिशियली। और ये बोल रहा है कि एक स्टेप चेंज आया है 0.4 टू 0.5। तो पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y ऑब्जर्व्ड बिफोर इट रीचेस द स्टडी स्टेट। ठीक है, तो हमें पता है दिस इज माय सेकंड ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माय सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का मेरा जो ट्रांसफर फंक्शन है एक बार मैं वो लिख लेता हूं। सो माय GS इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 90,000 s स्क्वायर प्लस 240 s प्लस 1। तो मैं एक बार इसको कंपेयर कर लेता हूं अपने जनरल ट्रांसफर फंक्शन से और मैं जीटा की वैल्यू निकाल के देखता हूं मेरा सिस्टम अंडर डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है या कौन सा डैम्प्ड है। तो दिस इज माय केपी डिवाइड बाय टाउ पी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा टाउ पी एस प्लस 1। अब ये 1 1 है तो डायरेक्टली हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इनको अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहां से मेरा टाउ पी आता है दैट इज माय 300। इसको आप कंपेयर कीजिए यहां से 2 जीटा टाउ पी इज इक्वल टू 240 और यहां से जीटा आपका आ जाएगा 240 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 300 दिस इज इक्वल टू 0.4। क्या आ गया? 0.4 आ गया। मतलब जीटा आपका 0.4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सिस्टम है वो क्या है, ये जीटा है लेस देन 1 है, मतलब सिस्टम आपका क्या है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम है। अगर मेरा सिस्टम अंडर डैम्प्ड होगा, अगर मेरा सिस्टम अंडर डैम्प्ड होगा, इतनी बात क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर होगी ये बात। ठीक है, अगर मेरा सिस्टम अंडर डैम्प्ड है और याद रखना जीटा जो है मेरा आया है 0.4, तो अंडर डैम्प्ड है तो इसका रिस्पॉन्स कैसे आएगा? इसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसे होगा। अगर अंडर डैम्प्ड आता है तो रिस्पॉन्स कैसे होता है? ऑसिलेटरी होता है ना। तो ये ऐसे कुछ करके आपको फाइनली आपका स्टडी स्टेट पे आ जाता है। अब ध्यान देने वाली इसमें बात क्या है? इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले बात तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि जब ये दोबारा स्टडी स्टेट कौन सी आपकी ये वाली है, तो पूछ रहा है कि जब दोबारा स्टडी स्टेट अचीव करेगा, मतलब पहली बार ये की और ये ऊपर चला गया और दोबारा करेगा इस टाइम पे, तो जब ये इसने इसको छूने से पहले जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू वो आपको निकालनी है। मतलब आपको ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। ये डिस्टेंस है आपकी ए और ये डिस्टेंस आपकी बी। अब इसमें बोल रखा है कि इनिशियल जो वैल्यू आउटपुट की वो 100 है, मतलब एक्सेस जो है वो 0 0 से शुरू नहीं हो रहा, वो 100 से शुरू हो रहा है। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे? इनिशियली 100 इसकी वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब a प्लस बी मुझे निकालना है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो कैसे निकालते हैं हम a प्लस बी? ओवरशूट की हेल्प से। तो ओवरशूट क्या होता है मेरा? a डिवाइड बाई बी। ठीक है ना, a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस पाई जीटा डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला होता है। यहां पे जीटा की सिंपली वैल्यू 0.4 रखिए, यहां पे सिंपली 0.4 रखिए और a बाई बी की वैल्यू निकालिए, a बाई बी की वैल्यू निकालिए। ठीक है, अपन ये करते हैं। उससे पहले मुझे चाहिए b की वैल्यू। अगर मैं कैसे भी करके b की वैल्यू निकाल लूं और इसमें पुट कर दूं तो यहां से मेरे पास में a आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये अल्टीमेटली ये दिस इज माय अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रिस्पांस, मतलब UVR, मतलब अल्टीमेटली। अब देखो चाहे कितने फ्लक्चुएट हुआ हो बट अल्टीमेटली पहुंचना इसको यहीं पे अल्टीमेट वैल्यू। तो अल्टीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं? अल्टीमेट वैल्यू हम निकालते हैं कैसे? फाइनल वैल्यू थ्योरम की हेल्प से, है ना। फाइनल वैल्यू थ्योरम की मतलब FVT की हेल्प से। तो चलो इस पे मैं FVT लगाता हूं।
इस पे मैंने लगाया FBT। कैसे लगाया, देखो ये है मेरा YS इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 90,000 S स्क्वायर प्लस 240 S प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये जो नीचे डिवाइड बाई जो एक्सेस आएगा तो ये इस साइड में जाएगा। एक्सेस कितना है मेरा, एक्सेस मतलब जिस इनपुट से आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सिस्टम को, तो इनपुट 0.4 से 0.5 गया मतलब 0.1। डेविएशन वेरिएबल में बात करते हैं ना, तो आ गया मेरा 0.1 डिवाइड बाई एस, ठीक है ना। मतलब आपने कैसे निकाला ये 0.5 माइनस 0.1। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो हम पूरी पीडीसी में डेविएशन वेरिएबल में हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने सिंपली क्या रखा, मैंने सिंपली रखा 0.1 डिवाइडेड बाई में एस। अब इसकी फाइनल वैल्यू थ्योरम कैसे निकलती है, इसको एस से मल्टीप्लाई कीजिए और एस टेंड्स टू 0 बिकॉज ये एस डोमेन में है। अगर ये टी डोमेन में होता तो एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब टी टेंड्स टू टी इज द टाइम डोमेन, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब फाइनली सिस्टम कहां पे पहुंचा आपका, है ना। तो एस से मल्टीप्लाई कीजिए और यहां से एस कैंसिल हो गया और एस टेंड्स टू 0 मतलब ये 0 ये 0 मतलब 20 इंटू 0.1। तो यहां पे मेरी y इंफिनिटी क्या आ गया 2। कितना आ गया मेरा y इंफिनिटी 2। y इंफिनिटी रिप्रेजेंट्स हियर द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस एंड व्हाट इज द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस, मतलब दिस। सो व्हाट इज द बेसिकली दिस इज द 2 यूनिट। बट बेसिकली ये वाला जो आपका पॉइंट है ये कौन सा हुआ, 100 तो इनिशियली था और ये वाला डिस्टेंस मेरी कितनी हुई 2 हो गई, तो मतलब पूरा टोटल आपका कितना आ गया 102। ये 102 यूनिट है, मतलब ये एक्सेस की अगर बात की जाए तो दिस इज माई 102, दिस इज माई 102, मतलब बी मेरे पास यहां पे आ गया, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई होगी आई होप। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, वहां से आपको कमेंट में भी आपको रिप्लाई मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहां से मेरा यूवीआर आ गया 2 और यहां से मेरा बी आ गया। अब ओवरशूट का फॉर्मूला लगाइए, अब ओवरशूट का फॉर्मूला लगाइए आप। यहां से a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियली माइनस पाई मल्टीप्लाई बाई जीटा 0.4 अंडर रूट 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर। तो यहां से a इज इक्वल टू, यहां से आपका ये आ जाएगा 0.25 वैल्यू आ जाएगी आपकी ओवरशूट की, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाई बी दैट इज इक्वल टू 102 और यहां से जो a की वैल्यू आएगी आपकी, व्हाट इज द a वैल्यू, a इज योर 25.9। नाउ मुझसे क्या पूछा है, देखो मुझसे क्या पूछा, मुझसे पूछा है भैया तुम ये बता दो कि जब वो दोबारा स्टडी स्टेट अचीव करेगा तो उससे पहले जो मैक्सिमम वैल्यू थी, मतलब ये डिस्टेंस मुझे पता करनी है सॉरी। तो मतलब कि a प्लस बी, तो a कितना है 25.9 प्लस b कितना निकला 102, कितना आ गया मेरे पास में 127.9 और अप्रोक्सीमेटली 128 विल बी योर राइट आंसर, 128 विल बी योर राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था, ठीक है। समझाने में थोड़ा टाइम लगा, बट अगर आप जिसकी प्रैक्टिस अच्छी थी और जिन्होंने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं तो उसके लिए हार्डली शायद 2.5 मिनट से ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं लेने वाला था, ठीक है। चलिए गाइस अगली प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम मेरी क्या बोलती है, ये भी मेरी वॉल कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था यार। और ये जो क्वेश्चन है ये मेरा एमएसक्यू टाइप का था, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है इसमें कि वी हैव 3 वॉल्स P, Q एंड R, ओके। नाउ व्हाट इज द P, व्हाट इज द Q एंड व्हाट इज द R, दिस इज द ओनली क्वेश्चन। तो देखो यहां पे इस वॉल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो ये जो बिल्कुल सीधा जाता है ये होता है लीनियर वॉल। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है, लीनियर वाली होती है। ये बात होगी Q की। अगर मैं P की बात करता हूं, देखो P में देखो कि जब मैं ये स्टैम्प पोजीशन होती है और ये मेरा फ्लो रेट होता है। स्टैम्प पोजीशन को मैं थोड़ा सा भी बढ़ाता हूं तो देखो कितना क्विकली ओपन हुआ है, कितना क्विकली, मतलब आपका जो फ्लो रेट है वो बड़ा है, ठीक है ना। मतलब कि जो P है वो क्या है आपका क्विक ओपनिंग वॉल है, वो क्या है आपका क्विक ओपनिंग वॉल है आपका P। और R क्या होता है आपका इक्वल परसेंटेज, मतलब जितना आप स्टैम्प की पोजीशन चेंज करते हो उतना ही उसी पैरेलल में आपका क्या है फ्लो रेट जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तो R क्या है आपका इक्वल परसेंटेज वॉल है आपका, है ना। चलिए तो स्टेटमेंट देखते हैं, P इज इक्वल परसेंटेज वॉल, P इक्वल परसेंटेज नहीं भाई, P तो मेरा क्या है एक क्विक ओपनिंग है, मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं Q इज क्विक ओपनिंग वॉल, Q नहीं भाई, Q तो मेरा लीनियर है, ये भी गलत हो गया। P इज क्विक ओपनिंग, हाँ भाई P मेरा क्विक ओपनिंग है, ये राइट आंसर है। R इज इक्वल परसेंटेज, यस R इज माई इक्वल परसेंटेज, ये मेरा राइट आंसर है। तो इस एमएस की क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर इज C एंड D, ओके। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो व्हाट इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन, माई नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ये भी मेरा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था।
अगर कोई बच्चा मेरा क्लासरूम प्रोग्राम का देख रहा है तो उसको पता है कि हमने पीडीसी की कितनी कितनी डेप्थ में प्रॉब्लम हमने सोल्व की थी, कितनी अच्छे से प्रैक्टिस की थी। तो जो अपने क्लासरूम के जो इंजीनियर्स एकेडमी के बच्चे हैं उनके लिए तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल हलवा होगी, मुझे पता है उनका, है ना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे और बहुत बच्चों ने भी काफी सारी प्रैक्टिस की थी इसकी। चलिए, बोल रहा है ये ट्रांसफर फंक्शन है और ये ट्रांसफर फंक्शन को मैं एक स्टेप चेंज जिसका मैग्नीट्यूड m है, भाई मुझे ये मेरी प्रोसेस है जीपी, मतलब ये प्रोसेस है, इसका ट्रांसफर फंक्शन है, और इसको मैग्नीट्यूड से स्टेप चेंज मतलब m/s से मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं, m/s से मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं। आई डोंट नो व्हाट इज द m, है ना, आई डोंट नो व्हाट इज द m, बट व्हाट आई नो हियर इज दैट कि मेरा सिस्टम की जो आउटपुट है, मतलब फाइनल वैल्यू जो है इस सिस्टम की, मतलब यहां पे y वो मेरी 120 है, मतलब कि y इंफिनिटी, मतलब अल्टीमेटली मेरा सिस्टम कहां जाने वाला है, अल्टीमेटली मेरा सिस्टम 120 पे जाने वाला। दिस इज द डेटा आई हैव, ठीक है। सो अब देखो क्या इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब मुझे m पता करना है, तो यार अगर मुझे फाइनल वैल्यू दे रखी है तो यार डायरेक्ट हिंट है ना, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाओ, डायरेक्ट हिंट है ये तो, चिल्ला के क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाओ, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाओ। चलो इसके ऊपर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। सो माय ट्रांसफर फंक्शन इज दैट ys डिवाइडेड बाय xs, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। ys डिवाइड बाय xs इज इक्वल टू 3 इंटू e रेज टू पावर 4s डिवाइड बाय 12s प्लस 1, ठीक है। एक्सेस क्या है मेरा, आई डोंट नो द मैग्नीट्यूड बट आई नो द नेचर। नेचर कौन सा, स्टेप चेंज मतलब डिवाइड बाय एस करेंगे। इस पे लगाओ भैया फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम मतलब एस से मल्टीप्लाई करो वाई एस को और एस टेंस टू 0 करो, तो इससे मेरा वाई इंफिनिटी आता है, मतलब मेरी फाइनल वैल्यू थ्योरम आती है। और यहां से मैं s से इसको मल्टीप्लाई करता हूं एंड दिस इज माय 3 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 4s डिवाइड बाई 12s प्लस 1। यहां से s से मैं s कैंसिल करता हूं और s की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो दिस इज 0। सो ये आ गया मेरा 1 और इसको 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे तो ये आ गया मेरा 1। तो ये क्या आ गया आपका 3m। y इंफिनिटी क्या है, y इंफिनिटी क्या है, y इंफिनिटी मतलब फाइनल वैल्यू कितनी दे रखी है 120। So 3m is equal to 120 and m is equal to 40। तो यहां पे जो आपका मैग्नीट्यूड आया दैट इज योर 40। So 40 is your right answer for this question। I hope आप सबका ये क्वेश्चन सही होगा। अगर भाई ये क्वेश्चन जिसने भी गलत किया है तो आपको अभी बहुत पढ़ने की जरूरत है, बहुत पढ़ने की अभी जरूरत है, बेसिक्स क्लियर करने की बहुत जरूरत है, फंडामेंटल्स क्लियर करने की अभी बहुत जरूरत है। और जिसका सही है उन लोगों के लिए कांग्रेचुलेशन। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन द फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लूप इज यूज्ड। भाई ये क्वेश्चन वो बच्चा कर पाएगा जिसके फंडामेंटल्स क्लियर है, जिसको कंट्रोल स्ट्रेटजीज क्यों लगाते हैं, क्या फीड फॉरवर्ड होती है, क्या फीड बैकवर्ड होती है, क्या एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी होती है, कैसे फीड फॉरवर्ड एंड फीड बैकवर्ड डिफरेंट होती हैं। जिन बच्चों को ये नॉलेज है उनके लिए ये क्वेश्चन एक नींबू पानी की तरह था। बट जिन बच्चों को पता ही नहीं किया फीड फॉरवर्ड है, क्या एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी होती है, डिफरेंस ही नहीं पता सिंपल कंट्रोल स्ट्रेटजी और एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी में, वो बच्चा इसको नहीं कर पाएगा बिकॉज ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मेरे पास में इसके टोटल ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, बट जितने भी अवेलेबल थे उसके बिहाफ में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उससे आपका जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मेरे पास में दो चीजें होती हैं, एक होती है सिंपल स्ट्रैटेजी के अंदर, सिंपल स्ट्रैटेजी के अंदर हम फीड बैकवर्ड की बात करते हैं और एडवांस कंट्रोल स्ट्रैटेजी के अंदर हम बात करते हैं फीड फॉरवर्ड की। अगर मैं सिंपल कंट्रोल स्ट्रैटेजी में बात करूं फीड बैकवर्ड की, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि मान लीजिए आपके पास में ये एक रिएक्टर है एंड वी हैव टू मेंटेन दिस टेम्परेचर T, right? Okay, now this is the cooling jacket in which cool water is coming into this jacket, ठीक है। with the help of this cooling water jacket basically हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं इस टैंक का और इस रिएक्टर का, ठीक है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड दो क्वेश्चन आए थे। अगर किसी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर था तो उसके लिए ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन सोल्व हो जाते, उसके लिए आई थिंक 2-2 मार्क के थे, तो 4 मार्क्स तो इस एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था। इसमें होता क्या दोस्तों फीड बैकवर्ड में
कि जैसे इसका टेम्परेचर T है, अब ये मान लो डिस्टर्ब हो गया, T डैश हो गया, यहां से सिस्टम के अंदर डिस्टरबेंस कहां से आती है? जो सिस्टम के अंदर, जो स्ट्रीम सिस्टम के अंदर जाती है वही तो डिस्टरबेंस लेके आती है। अरे भैया, अगर आपके घर में कोई आएगा ही नहीं, है ना, अगर आपके घर में कोई आएगा ही नहीं तो आपके घर में डिस्टरबेंस कैसे होगी? आप स्टडी स्टेट पे हो, आप सबकी आपस में फैमिली में ट्यूनिंग है, तो कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं, सिस्टम स्टडी स्टेट पे चलेगा। बट जब कोई बाहर से अंदर आता है तब डिस्टर्बेंस आती है, तो यहां से डिस्टर्बेंस आएगी। किसी भी टर्म्स में मुझे नहीं पता, है ना, चाहे कंपोजिशन में आई, चाहे टेम्परेचर में आई, चाहे फ्लो रेट में आई, मुझे लेना देना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिस्टम एक बार डिस्टर्ब हो गया, इसका टेम्परेचर डिस्टर्ब हो गया, इसके टेम्परेचर को मैं देख लूंगा, कंट्रोल कर लूंगा। यहां पे फिर आपका एक कंट्रोलर होता है और यहां पे आपका एक क्या होता है, एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइक थर्मोकपल। तो थर्मोकपल ने देखा कि भाई टेम्परेचर जो है मेजर करके कंट्रोलर को भेज दिया। अब कंट्रोलर ने देखा, कंट्रोलर के अंदर होता है सेट पॉइंट। सेट पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे मुझे इस रिएक्टर का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो इसने देखा यार कि ये जो टेम्परेचर है मेंटेन तो मुझे इतना रखना था टी, बट ये तो टी डैश हो गया, क्या करें? इसने फिर क्या किया, कूलिंग वाटर, ये जो वॉल है आपकी, इसको ओपन कर दिया, कूलिंग वाटर अंदर आता है और ये टेम्परेचर टी डैश से ड्रॉप डाउन होकर फिर से टी आ जाता है, स्टडी स्टेट में आ जाता है। दिस इज द ओनली फंडा। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आपने एक चीज देखी कि सिस्टम डिस्टर्ब होने के बाद में इस कंट्रोलर ने एक्शन लिया है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि चाहे मैंने बोला था कि भाई मुझे नहीं पता कि किस वजह से सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, मुझे नहीं पता, मुझे तो टेम्परेचर बिगड़ा तो मुझे सिर्फ टेम्परेचर को मेजर करना है। ये तो हो गई सिंपल फीड बैकवर्ड। अगर मैं बात करूं फीड फॉरवर्ड की, तो फीड फॉरवर्ड में क्या होता है? फीड फॉरवर्ड में आपका सिस्टम को डिस्टर्ब होने ही नहीं दिया जाता। इसको परफेक्ट रिजेक्शन सिस्टम भी बोलते हैं। क्या, कैसे? कि यहां पे जब आपके सिस्टम में कहां से आएगी डिस्टरबेंस, यहां से आएगी, तो ये डिस्टरबेंस जो है ये यहीं से ही आपके कंट्रोलर में चली जाती है और कंपैरेटर में इस डिस्टरबेंस और सेट पॉइंट का जो सब्सट्रैक्शन होता है वो एरर होता है और इस एरर की हेल्प, जितनी भी एरर उसके अकॉर्डिंग इस वॉल को खोल देगा। तो आपने एक चीज देखी कि सिस्टम के अंदर आपकी बेसिकली गया ही नहीं डिस्टरबेंस, यहीं से पकड़ लिया। अब ये टेम्परेचर हो सकता है फ्लो रेट से चेंज हो, तो फ्लो रेट की मेजरमेंट भी मुझे चाहिए। हो सकता है कि कंपोजिशन की वजह से टेम्परेचर चेंज हो, तो यहां पे मुझे टेम्परेचर की भी, कंपोजिशन की भी मुझे मेजरमेंट चाहिए। मतलब जितने भी वेरिएबल्स इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं उस हर एक वेरिएबल की मुझे क्या चाहिए, मेजरमेंट चाहिए, है ना। तो इसके अंदर आपके ऑप्शंस थे कुछ ऐसे करके, कुछ ऑप्शंस थे आपके, मैं अभी पढ़ देता हूं कि व्हेन डिस्टरबेंस वेरिएबल कैन बी मेजर्ड, यस, ए ऑप्शन करेक्ट था कि व्हेन डिस्टरबेंस वेरिएबल कैन बी मेजर्ड। अगर यार डिस्टरबेंस वेरिएबल मेजरेबल ही नहीं होगा, मेजर ही नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे सिस्टम को कैसे मैं अपने स्टडी स्टेट पे लेके आऊंगा। सेकंड वाला इसका क्या था कि जब डिस्टरबेंस मैनिपुलेटिव नहीं, डिस्टरबेंस कभी भी मैनिपुलेटिव नहीं होता है। मैनिपुलेटिव वेरिएबल वो होता है जिसकी हेल्प से आप सिस्टम को दोबारा से स्टडी स्टेट पे लेके आते हैं। तो यहां पे कूलिंग वाटर का जो फ्लो रेट है वो मैनिपुलेटिव वेरिएबल है। और अगर मैं मैनिपुलेटिव एलिमेंट की बात करूं या फाइनल कंट्रोल एलिमेंट की बात करूं, तो ये वाला वोल मेरा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है और मैनिपुलेटिव वेरिएबल कौन सा है? कूलिंग वाटर का फ्लो रेट है, क्योंकि इसकी हेल्प से इसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं। आई कैन मैनिपुलेट द फ्लो ऑफ द कूलिंग वाटर, आई कैन नॉट मैनिपुलेट द फ्लो ऑफ दिस। अगर यार इसको मैं मैनिपुलेट कर पाऊंगा तो फिर मेरी दिक्कत क्या है? मेरे सिस्टम में डिस्टर्बेंस आने ही नहीं दूंगा मैं। ठीक है, फंडा क्लियर है सबको? फंडा क्लियर? चलिए, आई होप क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट कीजिए, दोबारा से क्लियर कर देंगे कमेंट में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। आगे देखिए, एक नया टॉपिक ऐड हुआ था पीडीसी में, P&IDs, प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स में। आप बेसिकली डायग्राम्स जो होता आपने सीटी वाले सब्जेक्ट में देखेंगे, फ्लो शीट्स होती हैं, उसमें फ्लो शीट में प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोसेस को शो करने के लिए छोटे छोटे डाया यूज किए जाते हैं, है ना। वही आपकी P&IDs हैं जो आपके बेसिकली, जैसे इनमें पूछा था कि कौन कौन से आपके P&ID सिंबल हैं। तो देखो, पहले वाला जो सिंबल है ये, यस, ये मेरा P&ID सिंबल है, ये हीट एक्सचेंजर का आपका बेसिकली क्या है? सिंबल है। अगर मैं सी की बात करूं तो ये मेरा पंप का है। ये तो नहीं बताना था कि किस किस का है, बट मैं वैसे बता रहा हूं, ठीक है। थर्ड मेरा ये है मेरा वेसल का, ये है मेरा वेसल का। और ये जो बी है, ये वाला जो है, ये मेरा कोई P&ID सिंबल नहीं है। तो इसका MSQ का इसका ऑप्शन था A, C and D इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन था, मैं बता रहा था कि एक ही कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन आया हुआ था, और इसमें क्या पूछा है देखो, इसमें वही है ना, मैंने जो पूरा समझाया आपको, फीड बैकवर्ड और फीड फॉरवर्ड जो समझाया पूरा वही है। देखो इसके अंदर दो इनलेट से आपकी डिस्टरबेंस आ रही है इस टैंक के अंदर। ये आपका कूलिंग वाटर इनलेट है और ये कूलिंग वाटर आउटलेट है, और ये आपका प्रोडक्ट का आउटलेट है। अब इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि इसके अंदर से कौन सा वॉल, ये मान लो वॉल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है। मुझसे पूछा कि कौन सा वॉल मैनिपुलेटिव है। सो व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न दैट व्हाट इज द मैनिपुलेटिव वॉल। फिर अगेन मैं बता रहा हूं यार, सारे के सारे क्वेश्चंस फंडामेंटल्स पे थे। अगर जिसको फंडामेंटल्स क्लियर थे ना, जिन्होंने फंडामेंटल अच्छे से पढ़े हैं, उनके लिए तो क्वेश्चंस बिल्कुल ही इजी थे, बट जिन्होंने फंडामेंटल नहीं पढ़े थे उनके लिए क्वेश्चन बहुत भारी थे, है ना। चलिए, तो मैं ये मैनिपुलेटिव का मतलब कि भाई जिसको मैं मैनिपुलेट करके अपने सिस्टम को दोबारा से स्टडी स्टेट पे लेके आऊं, व्हाट सिंपल सा मीनिंग है ना। तो देखो यहां पे मैंने बताया कि डिस्टर्बेंस जो है वो क्या होती है, इनकमिंग स्ट्रीम्स से आती है। इनकमिंग स्ट्रीम्स को कभी मैनिपुलेट किया जा सकता है क्या? अगर इनकमिंग स्ट्रीम्स को मैनिपुलेट कर भी लें, हम कर लें, तो कंट्रोलर की तो जरूरत ही नहीं है ना, कंट्रोलर की जरूरत ही नहीं, वहीं से मैनिपुलेट करो और सिस्टम में डिस्टर्बेंस जाने ही मत दो। तो ये वाली तो है नहीं। अब बात करता हूं मैं इनकी, ये तो आउटलेट स्ट्रीम है, इनका अगर आपने कर भी दिया तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, उल्टा स्टडी स्टेट अनस्टडी स्टेट पे चला जाएगा। तो यहां पे ये जो मेरा कूलिंग वाटर इनलेट है, दिस इज माय मैनिपुलेटिव वॉल, बिकॉज अगर यहां से इनकमिंग स्ट्रीम से कोई डिस्टर्बेंस आती है तो आई कैन मैनिपुलेट द flow rate of the cooling water so that my system achieves steady state again. Okay, my system achieves steady state again. Clear है मेरी बात? So this wall, अगर ये नंबर 3 था तो 3 नंबर wall is my manipulative wall. So guys, this is all about for your PDC and I hope कि आपको सारे के सारे सॉल्यूशन जो है समझ में आए होंगे। I hope कि जितना डेटा हमारे पास था स्ट्रिक्ट डेटा था, राइट। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप अगर कोई बात नहीं, अगर आपका 2021 अगर अच्छा नहीं भी गया है ना, अगर आपका 20 को अगर आपका जो एग्जाम है वो सही नहीं गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे और बहुत सारे एग्जाम है, PSUs हैं आपकी, और मान लीजिए अगर आपका थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है तो मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं, उसके लिए इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। और अगर आपको PSU ही लेना है तो आने वाले गेट में भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर अच्छी रैंक लानी है तो गेट के लिए 3 से 4 महीने पढ़ना इज नॉट इनफ, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाना, बहुत सारे फॉर्मूलाज हो जाते हैं। तो ये 3-4 महीने का खेल नहीं है, एक अच्छा खासा लेंथ चाहिए आपको, जिसमें आप फंडामेंटली बिल्कुल क्लियर एकदम बेसिक से आप चलें और एकदम कॉन्सेप्ट की डेप्थ तक जाएं, और फिर उसके ऊपर अच्छे खासी प्रैक्टिस हो, तब जाके आपकी अंडर 50, अंडर 100, अंडर 50 आपकी रैंक आती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अच्छा हुआ उनके लिए, हैप्पी हूं मैं, और जिनका थोड़ा सा अच्छा नहीं गया उनके लिए आप होप ना खोएं, टाइम काफी है आपके पास में, आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे रेडी रहिएगा, आने वाले हमारे गेट 2022 और 23 के लिए जो नए बैच हैं वो जल्दी ही अनाउंस करने वाले हैं, और बहुत एक्साइटिंग हम आपके लिए बेसिकली कुछ चीज भी लाने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी और टेलीग्राम ग्रुप का भी, तो प्लीज उसको ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले कुछ भी अगर चीज आती है, मान लो हमारी कोई केमिकल के लिए सीरीज आ रही है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट निम्बस लर्निंग वाले चैनल पे कोई सीरीज आ रही है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वहां से आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी मान लो जब भी ऑफ आते हैं फीस में, वो भी सारे मतलब सारे के सारे आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। और हमारे बैच भी आने वाले 22 और 23 के लिए बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। और बस मेरा यही है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, हमेशा होप मत खोइए कभी भी, हमेशा अच्छा होता है जो भी होता है ना। तो ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आने वाले कुछ ही टाइम में बहुत जल्दी आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज आने वाली है, तो निम्बस लर्निंग के साथ जरूर बने रहिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.